ज्येष्ठा वहीं खड़ी दोनों की बातें सुन लेती है। उसे तो सुमन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह उसे 3 से 4 थप्पड़ मार दे, लेकिन वह सुमन को छोड़कर गौरव के पास चली जाती है और फिर उसे सब कुछ बता देती है। जैसे ही गौरव यह सुनता है, उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है। वह गुस्से से सुमन को खींचते हुए कमरे में लेकर जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता। सुमन गौरव को ही देख रही थी। गौरव सुमन के बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूमी को कुछ भी कहने की। सुमन खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, आह भाई, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए ना मुझे। गौरव सुमन पर पकड़ को और भी ज़्यादा कस लेता है और फिर वह गुस्से से दांत मींचते हुए कहता है, अपनी बहन बनने का नाटक तुम बंद करो। गौरव की बातें सुनते ही सुमन मुस्कुराने लगती है। सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूँ तो ये नाटक करने में मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तुम्हें भाई जो बोलना पड़ता है, तुम्हें मैं चाहती हूँ, लेकिन सभी मुझे बस तुम्हारी बहन ही समझकर मिलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए, वैसे गौरव, तुम्हें उस प्रेग्नेंट लड़की में क्या पसंद आया? मैं यहाँ तुम्हारे लिए पागल हूँ और तुम उस झूठी लड़की जो दूसरे लड़के के साथ सो चुकी है, उसके पीछे पड़े हुए हो। आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुमने मुझे ठुकरा दिया? गौरव गुस्से से जोर से सुमन को धक्का देता है। सुमन सीधे फर्श पर गिर जाती है। सुमन हंसते हुए गौरव को देखने लगती है। सुमन, तुम्हें मैं किसी और की तो बिल्कुल बनने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। अगर वो लड़की बीच में आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सुमन की ये सब बोल ही रही थी कि गौरव गुस्से से कहता है, उसे अगर एक खरोंच भी आई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनते ही सुमन हंसने लगती है। गौरव को पता था ये लड़की सनकी है, इसलिए उससे ज़्यादा बहस न करके कमरे से निकल जाता है और रूमी के दरवाजे को नॉक करता है। बहुत देर तक रूमी दरवाज़ा नहीं खोलती तो गौरव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर कुछ ही देर में रूमी दरवाजे को खोलती है। गौरव उसे देखता है तो समझ जाता है कि रूमी सुमन की बात से ज़्यादा हर्ट हो गई है और इसकी वजह से रोई भी है। रोने की वजह से रूमी की आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसने आंसुओं की छुपाने की कोशिश करते हुए अपना चेहरा धो लिया था। गौरव कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके सीधा रूमी के गले लग गया। रूमी को कुछ समझ ही नहीं आया तो वह पूछ लेती है, क्या हुआ गौरव, आप ठीक हैं? गौरव रूमी को गले लगाए ही बोलता है, जब तक तुम साथ हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे दूर जाने के ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। रूमी गौरव पीठ पर हाथ रख लेती है। रूमी से अलग होकर गौरव उसे देखते हुए अपने हाथ उसके गाल पर रख कर बोलता है, रूमी प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। रूमी गौरव के आंखों में देखती है, जिसने बस रूमी को खोज लेने का डर था। रूमी क्यूरियस होकर पूछती है, आपको किसी से कुछ कहा क्या, या आपने कोई बात सुन ली? गौरव ये बिल्कुल बताना चाहता था नहीं कि सुमन ने क्या कहा और उसे ये बात पता था
गौरव ना में जवाब देकर बोलता है, नूमी, मुझे बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना। रूमी गौरव की आंखों को देखते हुए कहती है, आपकी आंखों में बेचैनी और डर साफ देखकर पता चल रहा है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है। फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? गौरव चुप हो जाता है। रूमी गौरव से अलग होकर बेड पर बैठ गई। गौरव वहीं खड़ा रूमी को देखने लगा। रूमी बहुत शांत सा बोलती है, गौरव, आपकी बहन ने जो कहा वह सच ही तो है। आपने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, लेकिन मैंने बोलते हुए वह रुक सी जाती है। उसके आंसू फिर एक बार बहने लगते हैं। सच कहूँ तो आपकी बहन ने बिल्कुल ही सच कहा है। मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। गौरव, आप मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। मैं सच में आपके काबिल नहीं हूँ। कहते हुए रूमी के आंसू टप टप करके उसके हाथों पर गिरने लगते हैं। गौरव रूमी के पास घुटनों के बल बैठ गया। रूमी के हाथों को पकड़कर बोलता है वह, तुम मेरे लिए सही हो या गलत, वो डिसीजन सिर्फ मैं करूँगा। कौन क्या कहता है तुम्हारे बारे में मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रूमी, अगर हम ऐसे ही दुनिया की बात सुनते रहें तो कभी अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। मुझे पता है तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम सिर्फ मेरी हो। एक कोख में पल रहा बच्चा सिर्फ मेरा है। तो फिर तुम क्यों दूसरे की बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम्हें इन सब से लड़ना होगा, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। सो प्लीज़ तुम खुद को ऐसे कमज़ोर मत बनाओ। कमज़ोर देखकर ही दुनिया हमेशा उस पर वार करने लगती है। रूमी आंसू भरी आंखों से गौरव को देखने लगती है तो गौरव रूमी की तरफ बढ़कर उसके माथे को चूमता है। फिर बारी बारी से उसकी आंखों को रूमी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों से छलक रहे आंसू गालों पर आ जाते हैं। गौरव रूमी के आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, और एक बात, वो लड़की मेरी कोई बहन वहन नहीं है, तो तुम मुझसे दूर रहो। रूमी हैरानी से गौरव को देखती है। रूमी की हैरान भरी नज़रों को देखकर गौरव कहता है, उसने मुझे 1 साल पहले प्रपोज किया था। मैंने उसे ठुकरा दिया था। तब से पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल सन की लड़की है वो। हम दोनों को अलग करने के लिए तुमसे ये सब बोल दिया। पता नहीं उसे ये सब कैसे पता चल गया। रूमी क्यूरियस होकर पूछती है, अच्छी तो है, फिर आपने उन्हें क्यों ठुकरा दिया? गौरव अब घूर कर रूमी को देखता है। वही रूमी अब भी क्यूरियस होकर गौरव को देख रही थी। उसे ऐसा देखकर गौरव उठकर जाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं उसी के पास ही चला जाता हूँ। रूमी गौरव का हाथ पकड़ लेती है और क्यूट सा अपना फेस बनाकर कहती है, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन वो भाई क्यों बोलती है? गौरव रूमी को बेड पर लेटाते हुए कहता है, उसके बारे में जानने की या सोचने की ज़रूरत अब तुम नहीं ही है। अब तुम आराम करो। हमेशा बस हमारे बेबी को रुलाती रहती हो। इसके सिवाय तो तुम्हें कुछ आता तक नहीं है। अब रूमी गौरव को घूर कर देखती है तो गौरव रूमी को देखकर कहता है, अब घूरना छोड़कर आंखें बंद करो। तुम्हारी वजह से बेबी को आराम तक नहीं मिलता।
हर वक्त बस इधर से उधर होती रहती हो। रूमी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कार से निकलकर दौड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाता है। चारों तरफ वह देखने लगता है, पर कहीं भी उसे प्रीत दिखाई नहीं देती। कुछ वक्त तक देखने के बाद फ्लाइट के लैंड होने की अनाउंसमेंट होती है, तो लोगों की भीड़ के बीच अर्जुन बस नजरें घुमाने लगता है। तभी उसकी नज़र प्रीत पर पड़ती है, जो अंदर की तरफ जा रही थी। अर्जुन दौड़कर उसकी तरफ जाता है, लेकिन वह प्रीत के पास पहुंच पाता उससे पहले शंकर राठौर उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अर्जुन की नज़र अब भी प्रीत पर थी। वह शंकर राठौर से साइड से निकलने को होता है कि शंकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेता है। शंकर अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, तो सारे बॉडीगार्ड्स घेर कर खड़े हो जाते हैं। वह प्रीत कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ती है। उसके साथ जा रही लड़की, जिसे शंकर ने प्रीत के असिस्टेंट के तौर पर उसके लिए हायर किया था, वह कहती है, मैम प्लीज़ जल्दी चलिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्रीत कुछ देर तक घेरे हुए बॉडीगार्ड्स को देखती है, फिर मुड़कर चली जाती है। इधर शंकर अर्जुन को देखकर कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन सपाट में ही जवाब देता है, मुझे प्रीत से मिलना है। शंकर राठौर, प्रीत अब तुम्हें भूलकर आगे बढ़ रही है। अब प्रीत तुमसे कभी नहीं मिलेगी, तो ये बिना मतलब की मुलाकात से तुम उसे पीछे खींचने की कोशिश मत करो। अर्जुन सारे बॉडीगार्ड्स को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। अर्जुन शंकर राठौर को देखते हुए कहता है, प्लीज बस मुझे आखिरी बार प्रीत से मिलने दीजिए। शंकर अर्जुन को तरफ मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। तब तक फ्लाइट भी लैंड हो जाती है। फ्लाइट लैंडिंग की अनाउंसमेंट होते ही शंकर बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट से निकल जाता है। वहीं अर्जुन आशा भरी नज़रों से सामने की ओर देख रहा था। अर्जुन प्रीत के आने की आशा तो कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन का आशा कोई काम नहीं आने वाला था। प्रीत अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। आखिर दूर भी तो अर्जुन ने ही उसे किया था, तब तो उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन जब आज प्रीत खुद दूर चली गई, तो उसको तकलीफ होने लगती है। उसके दिल में दर्द सा होने लगता है। काफ़ी देर तक तो अर्जुन एकटक बस सामने देखता रहता है। इधर दिव्या के कमरे में पहुंचते ही आदित्य उसकी आंखों को अपने हाथों पर बंद कर दिया। दिव्या काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई। दिव्या आदित्य के हाथों को पकड़कर, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य कुछ न बोलकर दिव्या को लेकर एक जगह खड़ा हुआ और दिव्या की आंखों के सामने से हाथ हटा दिया। दिव्या सामने का नज़ारा देखकर खुश के साथ साथ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। सामने टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थीं। उसके साथ एक कैंडल स्टैंड था, जिसमें 2 मोमबत्तियाँ जल रही थीं और 2 रिंग के बॉक्स थी। आदित्य एक रिंग के बॉक्स उठाकर दिव्या के सामने एक घुटनों के बल बैठ जाता है। दिव्या बस एकटक आदित्य को ही देखने लगती है। आदित्य रिंग निकालकर दिव्या के आगे करते हुए कहता है,
वाइफी, मैं तुम्हारे प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका हूँ कि हर पल मेरे आँखों के सामने बस तुम्हारे रहने की ख्वाहिश रहती है। तुम्हें कोई छुए भी तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तुम्हारे बिना ज़िंदगी जीना अब कभी मैं सोच भी नहीं सकता। पहले तो मुझे ये सब समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि आई एम डीपली एंड मैंडली लव विद यू वाइफी। आई रियली लव यू। दिव्या नम आँखों के साथ मुस्कुराते हुए आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य दिव्या की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सो मिसेस दिव्या आदित्य सिंघानिया, कैन यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। दिव्या जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने एक हाथ को आगे कर देती है। आदित्य दिव्या के हाथ को पकड़कर डायमंड की रिंग उसे पहना देता है और फिर उसके हाथों को चूम लेता है। इतना करते ही आदित्य खड़ा होता है और दूसरी रिंग बॉक्स खोलकर दिव्या को लेने का इशारा करता है, तो दिव्या जल्दी से रिंग उठाती है। आदित्य अपना हाथ आगे करता है तो दिव्या उसे रिंग पहना देती है। इतना करते ही वह झट से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य ने आज दिव्या के उन सपनों को पूरा किया था जो कि कभी दिव्या शादी से पहले देखा करती थी। दिव्या को हर पल इसी बात का दुख रहता था कि उसकी शादी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब दिव्या ने इस शादी को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बना दिया था। आदित्य दिव्या के बालों को सहलाते हुए आवाज़ देता है, वाइफी। दिव्या बस कहती है तो आदित्य कहता है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य, जब हमारी शादी हुई तब ना तुम होश में थी और ना ही मैं। ये चाहता था कि बस एक अनचाही रिश्ता बन गया, लेकिन अब पूरे होश में बिना कोई मजबूरी के मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन सारी रस्मों को करना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम्हें मेरी बनने की गवाही देती हैं। दिव्या आदित्य के सीने से लग जाती है और फिर धीरे से कहती है, बचपन से मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे एक ऐसा प्रिंस मिले जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी हर खुशियों और दर्दों में भी। पर आप वो प्रिंस नहीं हैं। कहते हुए दिव्या अब रुक सी जाती है और आदित्य को देखकर कहती है, आप उनमें से बढ़कर हैं, मेरी चाहत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। किस्मत ने आपको मुझे सौंपा, इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं हो सकती। मैं हमेशा आपकी बनने के लिए तैयार हूँ। आदित्य दिव्या के माथे को चूम लेता है। दिव्या भी आदित्य के माथे को चूम लेती है। आदित्य दिव्या के दोनों आँखों को चूम लेता है तो दिव्या भी आदित्य की आँखों को चूम लेती है। आदित्य दिव्या के दोनों गालों को चूम लेता है तो दिव्या भी आदित्य के दोनों गालों को चूम लेती है। आदित्य दिव्या के नाक में चूमता है तो दिव्या भी आदित्य के नाक को चूम लेती है। आखिर में आदित्य दिव्या के होठों की तरफ देखने लगता है। दिव्या भी आदित्य के होठों की तरफ देखने लगती है। आदित्य झुककर दिव्या के होठों के पास जाने लगता है। दिव्या की धड़कन
एकदम से तेज होने लगती है। वह आदित्य के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या के होठों के पास आकर रुक जाता है। काफी देर तक वह वैसे ही रहता है। दिव्या बस एकटक उसे ही देखने लगती है। आदित्य दिव्या के होठों से दूर होकर फिर एक बार माथे को चूम लेता है। दिव्या सवाल भरी नजरों से आदित्य को देखती है तो आदित्य दिव्या की नजरों को समझकर कहता है, एक बार होंठ मिल गए तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वैसे भी कल मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। दिव्या चुप रह जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। आदित्य, जाओ चेंज कर लो, इन कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। दिव्या हमें सिर हिलाते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। आदित्य कमरे में ही चेंज करता है। कुछ देर बाद दिव्या नाइटी पहनकर बाहर आती है। आदित्य बेड पर बैठकर दिव्या का ही इंतजार कर रहा था। दिव्या को देखकर उसकी सांसें ही थम जाती हैं। दिव्या चलकर बेड के एक साइड पर बैठ जाती है। आदित्य दिव्या के ऊपर से नजरें हटाकर लाइट बंद करके लेट जाता है और दिव्या को पास बुलाता है। दिव्या जल्दी से उससे लिपट जाती है। बहुत देर तक दोनों चुप रहते हैं। दिव्या कुछ सोचते हुए आदित्य को देखती है, जिसकी आंखें बंद थीं। यह देखकर दिव्या नजरें नीची कर लेती है। आदित्य आंखें बंद किए ही कहता है, कुछ कहना है तुम्हें? दिव्या फिर से आदित्य को देखती है। दिव्या कुछ देर तक तो सोचती है, फिर कहती है, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? आदित्य आंखें खोलकर दिव्या को देखता है। दिव्या थोड़ी परेशान सा लग रही थी। आदित्य कहता है, बोलो। दिव्या फिर से एक बार कहती है, पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप मुझे ना ही डांटेंगे और ना ही गुस्सा करेंगे और ना ही नाराज होंगे। कहते हुए दिव्या उम्मीद भरी नजरों से अब आदित्य की ओर देखने लगती है। आदित्य दिव्या की उम्मीद भरी नजरों को देखकर कहता है, पहले बोलो, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हें मुझे डांटना है या गुस्सा करना है या फिर नाराज होना है। आदित्य के यह बोलते ही दिव्या उसके सीने में मुंह छिपा लेती है और कहती है, हमें नहीं बताना। फिर आप गुस्सा या नाराज हो गए तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। कुछ देर तक आदित्य चुप हो गया, फिर कुछ सोचते ही बोलता है, ठीक है, मैं ना डांटूंगा, ना गुस्सा करूंगा और ना ही तुमसे नाराज होऊंगा। अब बोलो क्या बात है? दिव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है, जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे। दिव्या थोड़ी सी हिम्मत करके बोलती है, दादी के खिलाफ जाकर क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? बोलते हुए दिव्या आदित्य को देखती है, जिसके एक्सप्रेशन शांत से बदलकर डार्क होने लगा। आदित्य को गुस्सा आने लगता है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले दिव्या बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, आप गुस्सा करेंगे, आप मुझ पर चिल्लाएंगे भी और नाराज भी हो जाएंगे, फिर बात भी नहीं करेंगे। कहते हुए दिव्या सिसकते हुए रोने लगती है। आदित्य दिव्या की हरकत देखकर दंग रह जाता है। यह लड़की सच में उसे पागल करके ही छोड़ने वाली थी।
खैर अब तो दिव्या को रोता देख आदित्य का गुस्सा भी कहीं खो सा जाता है। उसका फेस अब नॉर्मल हो जाता है। आदित्य दिव्या के हाथों को पकड़कर झटके से खींच लेता है, जिससे दिव्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। दिव्या आदित्य के सीने से लगकर सिसकने लगती है। आदित्य दिव्या के बालों पर हाथ फेरते हुए शांति से कहता है, वाइफी स्टॉप क्राइंग। दिव्या अब भी शांत नहीं होती तो आदित्य गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अब तुम रोना बंद करो। दिव्या आंसुओं से भरी आंखों से आदित्य को देखती है, जो अब शांत था। यह देखकर दिव्या अपने आंसुओं को पोंछकर शांत से आदित्य के सीने में छुप जाती है। अब दोनों के बीच शांति छा जाती है। बहुत देर बाद आदित्य कहता है, तुम्हें शादी रोकना चाहती हो ना? दिव्या आदित्य को हैरानी से देखती है। आदित्य फिर एक बार कहता है, क्योंकि प्रीत भाई से प्यार करती है और अनुज सपना से प्यार करता है, तो तुम दोनों को एक करना चाहती हो ना? दिव्या अब और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। आदित्य के यह सब कहने का मतलब है कि आदित्य पहले से ही सारी बातें जानता था। दिव्या क्यूरियस होकर पूछती है, ये सब आपको कैसे पता? आदित्य अपनी आंखों को बंद किए हुए ही कहता है, सिंघानिया बिला में क्या होता है, कौन क्या करता है, क्या सोचता है, ये सब मेरे अंडर है। सबकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है। जितना दादी को भी नहीं पता वो मुझे पता होता है। आदित्य आगे कहता है, भाई आज प्रीत से मिलने एयरपोर्ट गए हैं, लेकिन उन्हें प्रीत नहीं मिली। वो अब यहाँ से जा चुकी है। भाई ने उसे रोकने में बहुत देर कर दी। उसके अंदर प्रीत के लिए फीलिंग है, लेकिन नकार रहे हैं। और अनुज सपना को भूलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कभी भाई से सपना को नहीं छीनने वाला। पर उसे ये नहीं पता कि सपना अनुज के लिए फील करने लगी है। आदित्य जैसे जैसे बोलते जा रहा है, दिव्या की हैरानी बढ़ती ही जा रही है। आदित्य आंखें खोलकर दिव्या को देखकर कहता है, वाइफी, प्यार में जब तक कठिनाई नहीं आती उसकी कीमत का पता ही नहीं चलता। तुम जैसा चाहती हो वो सब मिल जाए, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं दादी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता। दादी ने मुझे भाई को प्रीत से दूर रखने के लिए कहा है, तो मैं उन्हें कभी करीब लेकर नहीं आ सकता हूँ। क्या दिव्या कभी प्रीत और अर्जुन को एक कर पाएगी? आखिर क्या है दोनों के परिवार के बीच की दुश्मनी का राज? यह जानने के लिए मेरी कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मुझे आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिले। और आप लोग तो कमेंट करना भूल ही जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे कि आगे की वीडियो बनाने में मुझे इसी तरह